Are you sure? Here's the 30-second lesson on what legends know. Never ask a bride why she's getting married. Don't wear a skirt on a windy day. Deodorant is not a shower. Don't sniff chili flakes. And don't forget, saving is not investing. Legends don't just save, they invest in mutual funds. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. आरएसएस के लोगों को आप सुनेंगे तो आपको ऐसे ही लगेगा जैसे जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी। लेकिन फिर अब दूसरी तरफ अपोजिशन वालों को देखे, जैसे जयराम रमेश ने कल करना ट्वीट कर दिया था कि ये पीएम मोदी पे अटैक है, नॉन बायोलॉजिकल जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं। आप सोचते हैं कि इशारा है मोदी जी के लिए, तो फिर ये कारण हो सकता है। मेरे लिए कहना मुश्किल होगा, बिकॉज उन्होंने नाम नहीं लिया है, वो इशारों में बात हो रही है। और भागवत जी को सुनते सुनते इतने सालों में हम इसे कंफ्यूज रहते हैं, हमको फ़ोन करके पूछना पड़ता है भाई ये कहना चाह रहे थे कि वो कहना चाह रहे थे। प्रशांत किशोर भी अच्छा काम करे। मैंने आप चर्चा की थी आप लोगों से पहले भी, मैं जब बिहार गया था उनको देखने के लिए, वो ग्राउंड पे जिस तरह से पार्टी को एस्टैब्लिश कर रहा है, वो ज़्यादा हल्ला नहीं कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। ग्राउंड पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जैसे वो जिस गाँव से गुजरते हैं, जिस मंडल से गुजरेंगे, वहाँ पे वो एक यूथ क्लब खोल देते हैं गाँव। नमस्कार, द प्रिंट में आपका स्वागत है। मोहन भागवत के इंसान भगवान बनना चाहता है वाले बयान से लेकर अंबानी शादी तक पिछले कुछ दिनों की बड़ी सुर्खियों पर चर्चा करने हम एक बार फिर हाजिर हैं हेडलाइंस के पीछे डीके के साथ। मैं पूर्वा मंधानी और मेरे साथ है हमारे पॉलिटिकल एडिटर डीके सिंह। स्वागत है आपका डीके। धन्यवाद। चलिए सवालों से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल आ रहा है श्रेयस डरने का, हमारे मेंबर हैं, बोल रहे हैं मैं मोहन भागवत कि इंसान भगवान बनना चाहता है वाले बयान पर डीके की राय जानना चाहता था। आरएसएस मोदी पर इतना जोर से क्यों बरस रहा है? देखिए, अब जैसे अब आरएसएस के लोगों को आप सुनेंगे तो आपको ऐसे ही लगेगा जैसे जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी, कि अप्रोच कैसे कर रहे हैं इस बात को जी। तो अगर आप बीजेपी के लोगों से बात करेंगे तो वो बोलेंगे कि भाई इसमें ऐसा क्या उन्होंने कह दिया, वो तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। और जब भी ऐसे संघ में जिस तरह से बोला जाता है कि कुछ भी आप मीनिंग दोनों तरफ का निकाल सकते हैं, वो आप पे है। लेकिन फिर अब दूसरी तरफ अपोजिशन वालों को देखे, जैसे जयराम रमेश ने कल करना ट्वीट कर दिया था कि ये पीएम मोदी पे अटैक है, नॉन बायोलॉजिकल जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं जी। अब ये जो मोहन भागवत जो कह रहे थे कि ठीक है इंसान में थोड़ा लालच आता है, वो इंसान से जो है सुपरमैन बनना चाहता है, बहुत सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स लेके, फिर उसे देव बनना चाहता है, फिर वहाँ से भगवान बनना चाहता है। अब उसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग ये था कि बात उन्होंने शुरू की थी विकास से, कि विकास का कोई अंत नहीं होता। अब जहाँ तक पहुँचते हैं विकास के लिए, उसके बाद फिर से आगे आपको दिखता है। तो ऐसा नहीं कि आपने सब कुछ कर दिया। तो उसके संदर्भ में मुझे इसका समझ में आया नहीं कि ये क्या है। प्लस वो अपने संघ के कार्यकर्ताओं के साथ, जो गांव लेवल के कार्यकर्ता हैं उनके साथ झारखंड में बात कर रहे थे कि आप लगातार कोशिश करते रहो, काम करते रहो। अब उस संदर्भ में ये कहाँ से आया समझ में नहीं आया, और इसीलिए क्लिप वायरल हो गया है जिसका कि अपोजिशन ने भी फायदा उठाया है। जी जी। अब ये कहना कि मोदी पे लगातार पीछे क्यों पड़े हुए हैं, स्लैम क्यों करें, मुझे अभी तो ये नहीं कहेंगे, बिकॉज देखिए एक संघ के लोगों से बात करेंगे, खैर उनका कहना होगा कि ये जैसे परिवार में जैसे मुखिया होते हैं, तो लगता है कुछ गलत हो रहा है तो वो इशारा करते हैं, गलत हो रहा है ठीक करने की कोशिश करते हैं। इसमें ये नहीं है कि हमारा झगड़ा ऐसा हुआ कि हम पीछे ही पड़ जाएंगे। तो गलतियां हुई संघ में। आपने देखा चुनाव में, हमने देखा कि संघ के कार्यकर्ताओं ने उस तरह से हिस्सा नहीं लिया बीजेपी के लिए, तो थोड़ा उनमें से रिजेंटमेंट था। लेकिन अब जब उसका उन्होंने दिखा दिया कि रिजेंटमेंट होगा, अब ऐसा नहीं है कि हमें कह देंगे हमको ज़रूरत नहीं है संघ की, आप जीत जाओगे, अपना दिखा दिया है वो क्या कर सकते हैं। ये भाजपा के अंदर भी एक महसूस लोगों ने कर, मतलब जो नहीं सोच रहे थे कि ऐसा है, उन्होंने भी देख लिया कि भाई उनके बिना काम चलेगा नहीं। तो अब कोई ऐसा कारण नहीं है संघ का कि ऐसे फिर से सरकार के पीछे पड़ी रहे, क्योंकि आफ्टर ऑल प्रचारकों की ही सरकार है ना। मतलब ऐसा तो नहीं है कोई दूसरी सरकार आ गई है, बाहर से लोग आए, वही प्रचारकों की सरकार है। तो थोड़ा मोड़ा हो सकता है डिफरेंसेज हो उनके ओपिनियन में, जी जी। लेकिन जो हो गया एक बार, उसके बाद अभी तक कंटिन्यू करे। लेकिन इसमें एक दूसरी चीज़ ये भी आती है कि देखिए आज देख रहे थे जो ये जो क्लिप है ना वीडियो का, जिसमें ये कह रहे हैं भगवान इंसान भगवान ये सारा कुछ, वो आरएसएस के जो हैंडल्स हैं, मतलब जो साइज 5 जन का जैसे हो गया, अब उनका अपना माउथपीस है, अब उनके हैंडल से, मतलब और जो आरएसएस के लोग उनके हैंडल से ये वाला वीडियो क्लिप बार बार ट्वीट कर रहे हैं।
वो क्यों कर रहे हैं? जब इस पे कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है तो आप ट्वीट नहीं करोगे ना, जैसे कि आप कुछ जानबूझ के इशारा देने की कोशिश करता है। लेकिन भागवत जी ने ऐसा कुछ रेफरेंस तो दिया ही नहीं सरकार का। विकास की बात हुई थी, विकास रुकता नहीं, विकास और भी काम करने होते हैं, और तब ये कमेंट आया तो लगा कि शायद हो रिलेटेड। लेकिन भागवत जी जो बोलते हैं उनका इंटरप्रिटेशन इतना वाइड होता है कि आप दोनों तरफ इंटरप्रेट कर लें आप। तो यही एक है। हाँ, एक बात ये है कि अगर आप सोचते हैं कि शायद उनको इशारा है, क्यों फिर से क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अगर आप इस व्यू के, मैंने कहा ना दोनों व्यू देख सकते हैं, अगर आपको लगता है कि फिर से अटैक करते हैं तो इसका कारण हो सकता है कि वो जो कोर्स करेक्शन देखना चाह रहे थे ना, कि अच्छा ठीक है इनको एक सबक मिल गया, अब एक कोर्स करेक्शन हो, अपना सब कुछ ये चेंज करें जी। नज़रिया, काम करने का तरीका, अपने विचार, शायद उनको अभी भी 1 महीना से ज़्यादा हो गया, उनको वो चेंज नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि अभी उनको लगा कि अच्छा अभी भी सरकार उसी तेवर में है, पार्टी उसी तेवर में है, तो हो सकता है उसके लिए इशारा हो। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये अगर आप सोचते हैं कि इशारा है मोदी जी के लिए, तो फिर ये कारण हो सकता है। मेरे लिए कहना मुश्किल होगा, बिकॉज उन्होंने नाम नहीं लिया है, वो इशारों में बात हो रही है। और भागवत जी को सुनते सुनते इतने सालों में हम इसी कंफ्यूज रहते हैं, हमको फ़ोन करके पूछना पड़ता है भाई ये कहना चाह रहे थे कि वो कहना चाह रहे थे, दोनों तरफ जाती है उनकी बात। आपने कोर्स करेक्शन की बात की। अंकुश गौर जो हमारे मेंबर हैं बोले, नमस्ते अपूर्वा जी, डीके सर, मेरा सवाल है, इस हफ्ते के पॉलिटिकली करेक्ट वीडियो में आपका कंक्लूजन है कि पार्टी लीडरशिप फिलहाल तो SOS कॉल्स को सुन नहीं रही जो ग्राउंड से आ रही हैं। अगर हम आने वाले स्टेट इलेक्शंस को देखें तो काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि बीजेपी 2027 तक, 2027 दिसंबर तक कोई चुनाव ना जीत पाए। आपके अनुसार कितने चुनाव हारने के बाद बीजेपी कोर्स करेक्शन करेगी, या आपको लगता है कि हम जल्दी ही कोई सी चेंज देखेंगे जो पार्टी को कांग्रेस युक्त बीजेपी की इमेज से बाहर लाएगा? देखिए, पहले तो जहाँ तक 2027 तक की बात की, मैं वही सोच रहा था कि इस साल चुनाव आपके हो गए झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर में। थोड़ी स्थिति बीजेपी की ठीक नहीं लग रही है, तो शायद वो कह रहे हैं, उनका अनुमान है, चलिए अगले साल आपका दिल्ली और बिहार में टफ होगा, दोनों टफ होगा। उसके बाद 2026 में देखिए तो 2026 में आपका हो गया असम, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, पुडुचेरी। तो उसमें असम छोड़ के, पुडुचेरी में हालांकि अभी एनडीए की सरकार है, लेकिन वहाँ भी थोड़ा गड़बड़ी चल रहा है, अभी अंदर में काफ़ी इनफाइटिंग हो रही है, तो वहाँ भी टफ होगा। तो शायद जो 2027 के 27 से, हाँ फिर 27 में आपका शुरू हो जाता है, अब उत्तर प्रदेश है, यूपी है, सारा वो सब आ रहे हैं 27 में चुनाव, तो यहाँ की बीजेपी लग रहा है कि शायद अच्छा करेगी वैसे ही। लेकिन ऐसा नहीं कि इसके पहले के चुनाव में भी बुरा ही होगा, क्या आफ्टरऑल आपको फाइट दिख रहा है, इसलिए लग रहा है कि अच्छा बीजेपी पूरा ही बैकफुट पे है, अगला 3 साल चुनाव नहीं जीतेगी, ऐसा नहीं होता। बीजेपी पार्टी बहुत ही, मतलब उनकी जो रणनीति है, जो लोग उनको चलाते हैं, काफ़ी रिस्पॉन्सिव होते हैं। आपने देखा होगा कि अभी चुनाव के बाद, हारने के बाद कितना कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है, हर एक स्टेट में जाके मीटिंग चल रही है। हालांकि कह सकते हैं वो मीटिंग में क्या हो रहा है कि एक दूसरे को निपटाने के चक्कर में लगे हुए हैं सब, लेकिन है कि फीडबैक नीचे से लेके कि क्यों हारे हम, वो कोशिश तो कर रहे हैं। ये अपोजिशन की तरह नहीं है, चुनाव हो गया अब फिर बैठ गए हम यहाँ पे, उसके बाद हम स्टेटमेंट देते, बयानबाजी करते रहेंगे कि ये हो गया वो हो गया। ये पार्टी पूरी जुड़ी रहती है हमेशा, तो इसको किसी तरह से डिस्काउंट नहीं कर सकते, कहीं आएगी ही नहीं। जहाँ तक दूसरी बात इन्होंने कही कितना चुनाव हारेंगे जब ये इनका कोर्स करेक्शन शुरू होगा, अब इसके तो मैं क्या कह सकता हूँ, मतलब अभी अगला चुनाव हारेंगे वही बहुत ज़्यादा डिजास्टर्स होगा। उसके बाद अगर लोकसभा के बाद अगर ये 3-4 अगर विधानसभा चुनाव हार गए, हालांकि जम्मू एंड कश्मीर के बारे में श्योर नहीं हूँ मैं कि चुनाव होगा ही, लेकिन बाकी 3 अगर हार गए तो बहुत बड़ा वो शैटरिंग ब्लो होगा, प्रधानमंत्री के लिए भी बहुत बड़ा ब्लो होगा। और उसके बाद काफ़ी कुछ उसी से काफ़ी उथल पुथल मच जाएगी पार्टी में, अभी ऑलरेडी उथल पुथल मची हुई है। अगला 3 हारी तो बहुत सारा उथल पुथल मचेगा पार्टी में, आपको नेतृत्व से लेके बहुत चीज़ों पे डायरेक्ट क्वेश्चन मार्क होने लगेंगे। आप देखोगे बहुत सारे पार्टी के अंदर से नेता बोलने लगे, ऑलरेडी लोग बोल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा की जरूरत नहीं। अगला 3 चुनाव ही इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी, अगला सवाल गौरव अग्रवाल का आ रहा है, हमारे मेंबर हैं, बोल रहे हैं अंबानी शादी का जो इतना लंबा उत्सव चला, ये बदलते समाज के मूल भी क्या दिखाता है, उस पे आपके विचार क्या हैं? पहले भी उद्योगपति घरों में बड़े स्तर पर शादियां होती ही थी, पर इनकी पब्लिसिटी शायद लोग अवॉइड करते थे और मेहमानों में पत्रकारिता जगत के लोग बहुत कम दिखे। अब
इसको मीडिया के गिरते महत्व के प्रतिपक्ष में कैसे कैसे देखते हैं? बोल रहे आज तक वे शक्तिशाली मीडिया मोगल्स नहीं नजर आते आजकल। देखिए मीडिया के लोग गए थे, ऐसा नहीं था, सारे चैनल से गए थे, बहुत सारे लोग गए थे। ये नहीं है कि उनका पिक्चर छप रहा हो आप देख रहे हो, मतलब सब जगह से गए थे। दूसरा बात, जहाँ तक अंबानी की शादी का है, देखिए अभी जो डिबेट देख रहे हैं सब उसी की बात कर रहे हैं। मेरी राय से शायद बहुत सारे लोग वाकिफ नहीं हो, मतलब राय नहीं रखें, मतलब एग्री नहीं करें, लेकिन ये जनरली जो होता है ना, इसमें एक पूरे डिबेट में राजनीति भी है, अर्थशास्त्र भी है, मनोविज्ञान भी है। अभी क्या होता है, जैसे एक मनोविज्ञान की बात करें तो एक जर्मन एक वर्ड होता है सौंदे फ्रॉयदे, उसमें कि जब सामने वाला खास करके जो ज़्यादा पावरफुल होकर गिरता है ना, तो दूसरे आदमी को अच्छा लगता है। अब उसका ईर्ष्या के कारण ऐसा हो रहा हो या लगे कि वैसे ले गया, तो एक वो भी होता है कि अच्छा ये अमीर है, ये ऐसे कैसे कर रहा है, तो एक वो है। दूसरा कि रिच का, जैसे एक सर्वे बहुत पहले मैंने एक पढ़ा था किसी ऑनलाइन पे, एक अमेरिका में जैसे सर्वे हुआ था कुछ दिन पहले 2018-19 में। अब वहाँ जैसे 30 साल के नीचे के जो लोग थे, उसमें से करीब आधे से ज़्यादा, करीब मेरे ख्याल से 50-52% टाइप के लोग वो कह रहे थे कि ये जो अमीर बने सारा हमारा फ़ायदा लेके होते हैं, मतलब बाई टेकिंग एडवांटेज ऑफ अदर्स, दूसरों का फ़ायदा उठा के अमीर बने। लेकिन जब और आगे 65 के ऊपर वालों का जब था उनका सर्वे, उसमें से ज़्यादातर लोग, करीब 3/4 वो सोच रहे कि नहीं, आपको खुद वेल्थ क्रिएट करना चाहिए, आप खुद वेल्थ क्रिएट करते हो। तो यंगस्टर्स में ज़्यादा एक गुस्सा था कि शायद अमीर इसलिए है क्योंकि दूसरों का फ़ायदा लेके करता है। तो ये तो एक साइकोलॉजी की बात की कि लोग ऐसे देखते हैं अमीरों को। लेकिन अब वो दूसरी तरफ राजनीति देखिए, ऑफकोर्स राजनीति है। अब गांधी फैमिली को इनवाइट करने गए थे, ये गांधी फैमिली नहीं रही, क्योंकि राजनीति में है कि अब अडानी अंबानी सबको अब हमेशा आप कर, हम गरीबों की पार्टी है, ये अमीरों की पार्टी है, तो राजनीति उसमें है, तो वो भी एक राजनीति चल रही है। अर्थशास्त्र जो मेरा विषय नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोल लूँगा, लेकिन एक उसमें होता है कि एक ट्रिकल डाउन थ्योरी होता है, एक ट्रिकल अप थ्योरी होता है कि आप ऊपर से जब अमीर होगे, वेल्थ क्रिएट होगा, बहुत सारे पैसे बनेंगे, जब धन बनेगा तो धीरे धीरे नीचे तक लोगों को पहुंचेगा पैसा। दूसरा होता है कि नहीं, नीचे वालों को आप इस तरह से एम्पावर करो कि बनते बनते वो नेशनल इनकम इतना ऊपर चला जाएगा, उससे फिर पूरा देश उसमें हो जाए। तो अलग अलग दोनों की थ्योरी, हालांकि दूसरा वाला थ्योरी का इतने बड़े देश में कैसे आप इम्प्लीमेंट करेंगे, सारा सब लोग धीरे से नीचे से ऊपर तक जाए, ये मुश्किल है। और मैं सोच भी रहा था किस देश में ऐसा हुआ होगा, लेकिन चलिए, मैं अर्थशास्त्र का स्टूडेंट हूँ, इसमें ज्ञान देने का कोई मतलब नहीं है। मैं तो इसी कह रहा था कि एक तरीका था कि वेल्थ क्रिएटर को आप कैसे देखते हैं। और जनरली मान जाए कि ट्रिकल डाउन थ्योरी बहुत सारे देशों में फॉलो होता है कि अब यही वेल्थ आप क्रिएट करके धीरे धीरे नीचे जाएगा। ये पॉवर्टेरियनिज्म जो है ना कि नहीं, गरीबी करते रहो बात, अरे वेल्थ क्रिएट होगा तब तो गरीबों का ही भला होगा, लाखों जॉब मिलते हैं उनसे। दूसरा, लेकिन चलिए इस डिबेट में पढ़ता नहीं, बिकॉज मैंने जैसा कहा कि मैं कोई अर्थशास्त्र का स्टूडेंट नहीं हूँ कि क्या सही पॉलिसी होगा। अब उसमें है कि इनइक्वालिटी की बात होती है, जैसे ज़्यादातर लोगों को गुस्सा आते हैं, देखिए अमीर अमीर बनते जा रहे हैं, गरीब गरीब बनते जा रहे हैं। अब अमीर अमीर इसलिए नहीं बन रहे हैं क्योंकि उनकी गलती नहीं है ना, अब वो तो अब सरकार को आपको ऐसी पॉलिसी लानी पड़ेगी कि इतना इनइक्वालिटी नहीं हो, तो किसी अमीर को क्या ब्लेम करना। जहाँ तक कि शादी की बात है, चलिए अंबानी का पैसा है, वो खर्च कर रहे हैं, हमें क्यों जलन हो रही है, खर्च करें, कि हो सकता है इकोनॉमी में ही आ रही हो। लेकिन मेरी पर्सनल राय जो है, देखिए मैं पर्सनल राय ही दे रहा हूँ, इसमें हमारे द प्रिंट का इसमें कोई राय नहीं है, मेरा अपना है कि मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता ये जो हो रहा है। मैं वेल्थ क्रिएटर के साथ हूँ। अब जैसे एस्पिरेशनल इंडिया बोलते हैं ना, सबकी महत्वाकांक्षाएं होती है सारे। अब बाहर जाकर किसी भी स्टूडेंट से पूछ ली किसी यूनिवर्सिटी में कि आप अंबानी बनना चाहते हो, किसान बनना चाहते हो, देखो आप क्या बोलेंगे वो, या सबको अंबानी बनना होता है। अब कैसे बनेंगे, प्राइवेट एंटरप्राइज आप करके। अब देखिए अंबानी की फैमिली को देखिए, बस 3rd जनरेशन है। अंबानी के ग्रैंडफादर एक स्कूल टीचर थे, उनके फादर एक क्लर्क थे एक ट्रेडिंग कंपनी में, और वो क्लर्क होकर उन्होंने बिजनेस शुरू किया करीब लेट 50s में, आई थिंक 58-59 में रिलायंस वाला डाला था इनका। 2nd जनरेशन में इतना कर लिया, तो एक मैं इसको एक इंस्पायरिंग स्टोरी मानता हूँ। अब लोग कहेंगे कि ठीक है ऐसे कर लिया वैसे कर लिया, वो दूसरी बात है, लेकिन आप देखिए कि जिसके ग्रैंडफादर स्कूल टीचर हो, फादर क्लर्क हो, और फादर एक एम्पायर बना दे और यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाए, ये सब स्टोरीज़ हैं जो छोटे लेवल पे हम देखते रहते हैं। आप IIT में जाते हो, आप IIT गए, IIM गए, कितनी स्टोरी है, उन्होंने स्टार्टअप बनाया, मल्टी मिलियनर्स बिलियनर बनते चले गए।
तो अपना सेल्फ इंटरप्राइज जो है वो इसका एक रिकॉग्निशन है, कि इसका एक एग्जाम्पल है। दूसरों को पुल डाउन करना ठीक है, लेकिन ये सब एग्जाम्पल है वो सिखाता है कि आप भी कहीं से कहीं जा सकते हैं। ये इंस्पिरेशनल स्टोरीज होती है। ये आप देख रहे हो कि मुकेश अंबानी को धीरू भाई अंबानी ने सेट किया, ठीक है, लेकिन बस सेकेंड जनरेशन में इतना हो गया है। बहुत सारे स्टार्टअप्स लोग खोल रहे हैं, देखिए उनकी कितनी इंस्पायरिंग स्टोरीज है। अब वो भी मल्टी मिलियनर, अगर मल्टी मिलियनर है तो आप कहे कि ये कैसे बन गया, इसको भी नीचे करो। ऐसे नहीं होता, सबको अपना अपना एफर्ट करते रहना चाहिए जहाँ ये पहुँचना चाहिए। अब ये इनइक्वालिटी की बात है, इसको ज़्यादा धन है, इसको कम है, हमारे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है तो लेकिन मुझे ईर्ष्या नहीं होती अंबानी से। अब मैं जितनी कोशिश अपनी लाइफ में कर सकता हूँ करता हूँ, जहाँ तक पहुँचूंगा देखूंगा। तो मेरा ये पर्सनल, मेरा अपना नज़रिया है कि ऐसा कुछ भी गलत नहीं है जिसपे कि इतना जो चर्चा हो रहा है। अरे उनके पास पैसा है खर्च करने, तो हम क्यों बीच में हम इतना दुखी होकर चल रहा है। अगला सवाल स्मिता जोशी का, हमारी सब्सक्राइबर हैं, उनका हमें ईमेल आया था। वो पूछ रही हैं भाजपा की टॉप लीडरशिप योगी आदित्यनाथ के मामले में चुप्पी क्यों साधे है? अब तक उन्हें ये तो समझ आ चुका होगा कि जनता को कंफ्यूज रखने के परिणाम अच्छे तो नहीं आते हैं, इसके बावजूद भी चुप रहने का क्या कारण हो सकता है? देखिए चुप तो नहीं है। आपने देखा परसों मतलब मैं कहूँगा ट्यूसडे को, और चलिए मुझे दिन याद नहीं है तो उसको मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन प्रधानमंत्री जी मिले थे भाजपा के जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो, उनसे प्रधानमंत्री मिले थे। प्रधानमंत्री जनरली जब पार्टी में ये सब होता रहता है तो प्रधानमंत्री खुद कभी नहीं आते। देखो उनको टिकट तय करना है, बड़े बड़े पॉलिसी डिसीजन लेने हैं पार्टी का, इससे अलायंस होगा नहीं होता, वो इन्वॉल्व होते हैं, वो भी बिहाइंड द सीन्स। लेकिन अब ऐसी नौबत आ गई है कि खुद ही भाजपा के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष को बुला के बात कर रहे हैं, क्योंकि इंप्रेशन क्या चला गया है बाहर, भाजपा के अंदर और बाहर भी, कि ये असल में लड़ाई अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की है। और इंप्रेशन ये गया है, सही हो गलत हो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं बाहर जो चर्चाएं चल रही है कि ये जो अब केशव प्रसाद मौर्य हैं, ये बेसिकली सेंट्रल लीडरशिप के कहने पे इधर उधर यूपी में परेशान करने को इसका है योगी को, ये इंप्रेशन चला गया है। अब ऐसे में इस मामले को सुलझाएगा कौन, जब अब दूसरा पार्टी आपको देखेगा कि ये भी इन्वॉल्व है इसमें, तो प्रधानमंत्री डायरेक्टली उसमें अब इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ये नहीं है कि चिंता नहीं है, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए अब केशव प्रसाद मौर्य भी बहुत बड़े ओबीसी लीडर है वहाँ के, संघ का बैकग्राउंड से है। 2017 में उन्होंने, वो जब पार्टी प्रेसिडेंट थे तब जीती भाजपा वहाँ पे यूपी में, और वो चीफ मिनिस्टरियल पोस्ट के क्लेमेंट थे कि उनको चाहिए था, लेकिन योगी जी आ गए। तो उस समय से दोनों की तभी से नहीं बनती। लेकिन पॉइंट है कि योगी अभी के ये देखें तो नरेंद्र मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ ही सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर है बीजेपी का। तो उसको ऐसे तो है नहीं कि आप कुछ भी करोगे हटा दोगे, मतलब क्योंकि आप पॉपुलैरिटी पे जाओगे ना, जनता जिसको चुनती है आपको उसके जाना पड़ेगा, और जनता जिसके लिए वोट कर सकती है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड है कि हो सकता है कि पार्टी के एमएलएज में नाराज़गी है कि हमारे नहीं सुनते, कार्यकर्ताओं में नाराज़गी है हमारे नहीं सुनते, शायद वो सब नाराज़गी हो सकती है। लेकिन वही बात है कि मास लीडर तो वही है पार्टी के, तो होगा। अभी काम चल, बीजेपी कोशिश कर रही है इंटरनली, बात बाहर आई है, चर्चा काफ़ी चलेगी, इंटरनली कोशिश कर रही है। मेरे ख्याल से सूना देन लेटर ये धीरे धीरे लोग संभाल लेंगे बात। देखिए आप ही देखिए यूपी से जुड़े हमें कई सारे सवाल आए थे इस बार, आपने इस बारे में थोड़ी बात कर ली, लेकिन एक और सवाल लूँगी। नवनीत रिगानिया पूछ रहे हैं कि यूपी में केशव प्रसाद क्या अमित शाह की बैकिंग की वजह से आड़े टेढ़े स्टेटमेंट्स दे रहे हैं? केजरीवाल ने प्री इलेक्शन कहा था कि योगी जी को हटा देंगे लोकसभा इलेक्शन के बाद, क्या ऐसा कोई प्लान था लीडरशिप का? इस शाह वर्सेस योगी सक्सेशन में क्या मोदी जी न्यूट्रली एक्ट करते हैं? क्या योगी की हाई पॉपुलैरिटी के बावजूद उनको सीएम पोस्ट से हटा सकते हैं? देखिए पहली बात जैसा मैंने कहा कि उनको हटाने का तो मुझे लगता नहीं है कि बीजेपी इतना कर पाएगी, बिकॉज वो बड़े नेता है। और मोदी जी के बाद आपको योगी जी का है जो एक पूरा कंट्री में केवल अपने स्टेट के बाहर जो होता है कि वोट दिलवा सकता है आपको कोई एमएलए एमपी, किसको चाहता है बनाना। अब 2013 में नरेंद्र मोदी को उस समय गुजरात चीफ मिनिस्टर को नीचे से पुश क्यों पड़ा कि इनको लाओ, अडवाणी जी कुछ भी चाह रहे हो कि इनको लाओ। पुश ये था कि अगर पार्टी जीतेगी तो इनके नाम पे जीत सकती है। तो अभी वही है कि अगर पार्टी जीते, कौन जिता सकता है? अगर नरेंद्र मोदी अभी 2 साल बाद 3 साल बाद से 2029 तक, अब जब वो कह दे कि चलो ठीक है मेरा अब हो गया, अब किसी नए नेता को लाओ, तो वो नेता कौन होगा जो कि अपने स्टेट के बाहर भी जाके जिता सकता हो कैंडिडेट को? वो पार्टी के कार्यकर्ता या आरएसएस के स्वयंसेवक हो, सब उनके पास जाएंगे। तो इसीलिए योगी को अभी हटाना, मतलब देखिए अब राजनीति में कुछ भी आप रूल आउट नहीं कर सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं।
लेकिन इतना आसान नहीं होगा उनको हटाना। ये है कि थोड़ा सा बीजेपी का ग्राफ वहाँ पे गिरा, थोड़ा सा नहीं, 2017 से देखिए, 2017 से 2022 में इस पे इनफैक्ट हमारे एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता जी का कट क्लटर है, उनका हम लिंक दे हम लिंक दे दें, वो देख ले, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली उन्होंने डील किया। लेकिन वो भी जो बात कह रहे थे, मैं उन्हीं में से कुछ बॉरो कर रहा हूँ कि अब 2017 में आपको बीजेपी को 312 सीट आई, वो घट के 255 रह गई 2022 में, तो ग्राफ तो गया। और अभी अगर लोकसभा चुनाव के नतीजों को अगर आप विधानसभा के हिसाब से देखेंगे कि कितना ग्राफ बना है, तो एक यूपी तक, वो आज तक का जो उनका यूपी तक, उन्होंने जाके वहाँ पे ग्राउंड से सारा डेटा और निकाला था, उनका है कि पूरा एनडीए मिला के 174 सीट ही आएगी अगर अभी इलेक्शन हो जाए वहाँ पे, तो अगर लोकसभा चुनाव के हिसाब से जाएंगे तो बीजेपी का ग्राफ तो गया है। लेकिन उसके लिए ब्लेम आप किसको करोगे? अब ब्लेम ये भी है कि लगातार पार्टी के अंदर से भी तो उसके मुख्यमंत्री को आप हमेशा पुश करने की कोशिश की गई है। जब ये हुआ कि जब टिकट का बंटवारा हो रहा था, तो उसमें से सारी की सारी टिकट बंटवारे का डिसीजन अलग हो गया। योगी आदित्यनाथ उसके पार्ट नहीं थे कि बंटवारा नहीं हुआ, मतलब जो डिसाइड हुआ, लिस्ट डिसाइड किया प्रधानमंत्री मोदी ने, अमित शाह ने और जेपी नड्डा जी ने मिलकर मीटिंग में। बाद में वो जब फाइनल हो गया तब इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हुई, और तब तक योगी आदित्यनाथ नहीं दिल्ली में थे, 2 घंटा वेट कर रहे थे जब तक लिस्ट अलग बन रहा था। अच्छा। फिर इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हुई, धड़ाधड़ ये होगा, चलो ये नाम है, ये नाम है, ये नाम है, तो आपने मुख्यमंत्री की उसमें भी नहीं सुनी। प्लस देखिए कैसे मैनेज हुआ यूपी, जैसे आपको याद होगा वहाँ पे जय पांडा हैं, उनको बनाया गया था वहाँ का इंचार्ज। फिर उसके बीच में जब इलेक्शन एकदम टॉप पे ही चल रहा है, एकदम पूरा परवान पे है, आप उनको जो है सो कहते हैं कि भाई आप उड़ीसा में जाके चुनाव लड़िए। अब उनको चुनाव लड़ना है, उनका सीट डिफिकल्ट है, उनकी अपनी पुरानी सीट है लेकिन डिफिकल्ट है, उनको जाना पड़ा यहाँ से, उनको रिप्लेस नहीं किया। तो जिनको पूरा इंचार्ज बना के भेजा अपने यूपी का, उसको ठीक चुनाव के बीच में उनको अपने इलेक्शन लड़ने के लिए भेज दिया, छोड़ दिया आपने। फिर उसके बाद मोर और लेस कौन संभाल रहे थे नीचे में? सुनील बंसल थे, उनकी भी योगी आदित्यनाथ से कभी नहीं बनती थी। तो ये सब कैसे हुआ? बहुत कारण है हार के। अभी अब कोशिश चल रही है कि योगी आदित्यनाथ पे ठिकरा फोड़ दिया जाए, लेकिन कारण बहुत सारे हैं। तो अब प्रधानमंत्री जब भी इसको देखेंगे तो इस सारे चीज़ों को देखना पड़ेगा, और इसीलिए वो ऐसा नहीं किसी एक से मिलना है, वो और किसी को ला रहे हैं कि उनके साथ अमित शाह बैठ के बात कर रहे हैं, भाजपा के अध्यक्ष यूपी वाले, वो एकदम अलग से बुला के अपना इंडिपेंडेंट फीडबैक ले रहे हैं। तो अब देखिए कैसा होता है। अब कह रहे हैं कि आप न्यूट्रल रहेंगे कि नहीं रहेंगे, अब ये तो मैं अभी से कह नहीं सकता, मतलब बट जनरली ऐसी चीज़ों में अब मोदी जी चाहे तो इंटरवीन कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से उनके लिए भी पार्टी का हित ज़्यादा देखेगी, पार्टी आगे मेरे बाद कैसे रहेगी जब मैं नहीं रहूँगा, मतलब इस पोस्ट पे, तो पार्टी कैसे चलेगी, तो वो भी एक लार्ज पिक्चर देख रहे होंगे। तो बस यही मेरा जवाब है। जी। अगला सवाल गौतम सिंह का, हमारे मेंबर हैं, बोल रहे अमित शाह सहित शीर्ष भाजपा नेता हरियाणा में आक्रामक रूप से रैली कर रहे हैं और INLD BSP गठबंधन के साथ, क्या आपको लगता है कि भाजपा अपना खोया हुआ ग्राउंड वापस पा रही है, खासकर खट्टर को हटाने के बाद, और चूंकि लोग बसपा को भाजपा की बी टीम मानते हैं? देखिए बसपा का मेरे ख्याल से पिछले एपिसोड में, इसके पहले हमने इस पे हरियाणा वाले पे काफ़ी लंबी चर्चा की थी, जिसपे मैंने बताया था कि बसपा को ऐसे ही हरियाणा में कुछ है नहीं, मतलब पिछले 2 विधानसभा चुनाव में करीब 4% के आसपास वोट आए, और अब तो वो भी मुश्किल है बिकॉज उनका यूपी में ही इतना बुरा हाल है, तो हरियाणा में आके वो क्या करेंगे। और INLD का वोट शेयर इस बार देखेंगे तो 1.87% टाइप का है लोकसभा में हरियाणा में, तो वो भी पूरा खत्म है। तो ऐसा नहीं है कि वो दोनों आ जाएंगे, तो ये ऐसा है कि दलित वोट जो है सो इंडिया ब्लॉक से कट के या कांग्रेस से कट के बीजेपी की तरफ चली जाएगा, ये अलग हटा लेंगे उसको। मुझे लगता नहीं है कि इसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। लार्जर पिक्चर में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी में क्या होगा, अब चुनाव है, कहना मुश्किल है, लेकिन अभी जो इंटरनल जो इनका आ रहा है इंटरनल रिपोर्ट में बीजेपी की स्थिति काफ़ी बुरी बताई जा रही है। अगला सवाल कार्तिक पराशर का, हमारे मेंबर हैं, बोल रहे हैं आपको जन स्वराज पार्टी से क्या उम्मीद है, क्या ये एक और आम आदमी पार्टी बन जाएगी? देखिए जन स्वराज पार्टी को हो सकता है वो मूवमेंट उस तरह का नहीं मिला जो अन्ना हजारे का जो इतना बड़ा मूवमेंट हो गया, तो एक बहुत शुरू से ही एक बड़ा लॉन्च पैड मिल गया। लेकिन प्रशांत किशोर भी अच्छा काम करे,
मैंने आप चर्चा की थी आप लोगों से पहले भी, मैं जब बिहार गया था उनको देखने के लिए, वो ग्राउंड पे जिस तरह से पार्टी को एस्टेब्लिश कर रहा है, वो ज़्यादा हल्ला नहीं कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, ग्राउंड पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जैसे वो जिस गांव से गुजरते हैं, जिस मंडल से गुजरेंगे, वहाँ पे वो एक यूथ क्लब खोल देते हैं गांव में। अब मैं जैसे एक यूथ क्लब में गया था उसको देखने के लिए जी। अब ये सुबह से शाम तक वो जो है सो इंटरेक्ट करते रहते हैं वहाँ के लोगों से। अच्छा। फिर अब जैसे प्रशांत किशोर ने सपोज को इंटरव्यू दिया, देश की राजनीति पे, बिहार की राजनीति पे कुछ बोला या अपना कोई विजन दिया, तो सारे वो इंश्योर करते हैं कि सारे गांव के लोगों को मिल जाए कि इन्होंने क्या बोला है, इनका विजन क्या है। तो अच्छा, प्लस पटना में इन्होंने अपना एक हब बना रखा है जिससे कि हर एक यूथ क्लब से रहता है कि आज किसने क्या किया, कौन कहाँ कर रहा है, बेसिकली आउटरीच जनता में। तो लोग केवल देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर घूम रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर आगे जा रहे हैं, पीछे उनका ऑर्गेनाइजेशन सेटअप पूरा होता चला जा रहा है। तो ये बहुत स्ट्रांग हो, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन आपके पास में हो, जबकि जेडीयू की स्थिति उतनी अच्छी नहीं अभी है, बीजेपी के साथ हो, लेकिन जेडीयू को अकेले छोड़ दीजिए तो उनका कुछ नहीं होगा, नीतीश कुमार बहुत अनपॉपुलर होना है। तो जब चुनाव आएगा तो बहुत देखेंगे, हो सकता है कि 2025 तक इतना मजबूत नहीं बन जाए कि जन स्वराज की अपनी पे पार्टी फॉर्म कर ले, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा जन स्वराज करेगी। काफ़ी अच्छा इन द सेंस कि हो सकता है कि किंग मेकर भी बन जाए, मतलब किंग भी बन जाए, ये तो मैं अभी नहीं कह सकता, अभी काफ़ी चुनाव में काफ़ी दिन है, मतलब सितंबर अक्टूबर में होना, अक्टूबर नवंबर में, तो आप कह लीजिए कि अभी भी उनके पास 14 महीने हो सकता है। और जब चुनाव के नज़दीक आके प्रशांत किशोर जब दूसरों को जितवा सकते हैं तो खुद के लिए उतना कर ही सकते हैं। तो मैं ये कहना गलत होगा कि अरविंद केजरीवाल नहीं बन सकते, लेकिन मैं कहता हूँ अरविंद केजरीवाल नहीं भी बने, अपने बल पे ही नहीं भी बना पाए, फिर भी, हालांकि अगर याद हो तो अरविंद केजरीवाल पहली बार वो भी अपने पे नहीं बना पाए थे, उनको कांग्रेस का सपोर्ट लेना पड़ा था, उसके बाद जाके दोबारा बने थे। तो इनका भी अगर नहीं भी अपने बना पाए तो मेरा जहाँ तक मेरा अपना असेसमेंट है कि बहुत स्ट्रांग फोर्स होके उभरेंगे वो, वहाँ पे जिस तरह से काम कर रहे हैं जमीन पे, और स्ट्रांग फोर्स उभरेंगे। एक बार जब आपका एक क्रिटिकल मास आ जाता है ना, एक पहुँच जाते हैं वहाँ पे, तो उसके बाद से फिर अब ज़्यादा टाइम नहीं लगता पूरा डोमिनेंट फोर्स होने में। तो जहाँ तक जन स्वराज की आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इसका भविष्य बिहार में अच्छा होने जा रहा है। हालांकि वो देखिए, अब जैसे अब लोग कहेंगे बिहार कास्ट पे चलता है पॉलिटिक्स, इनके जन स्वराज का क्या कास्ट पॉलिटिक्स होता है। प्रशांत किशोर उसी को गलत बताने निकले हैं, Who knows? अगला सवाल डी के एन आनंद का है, हमारे मेंबर हैं, बोल रहे हैं मुझे नहीं लगता कि कर्नाटका में किसी कुशल कन्नडिगा को नौकरी मिलने में दिक्कत है। इसके अलावा निजी कंपनियों को स्पर्धापूर्ण देशीय और अंतर्राष्ट्रीय माहौल में काम करना पड़ता है। उनकी सफलता तभी मुमकिन है जब कुशल कार्यकर्ताओं से कुछ हद बेदर्दी से काम करवाएं और अपने ग्राहकों को कम दामों पर अपना सामान बेचें। ये तभी हो सकता है जब उनको लोग चुनने की आज़ादी हो। सिद्धरमैया का ये सोचकर चलना कि सिर्फ कन्नड़ा बोलने, लिखने और पढ़ने वाले ही कांग्रेस को वोट देते हैं कुछ अजीब लगता है। अगर वे अपने मतदाताओं को नौकरी दिलाना चाहते हैं तो वो कंपनियों से अनुरोध कर सकते हैं कि हर 3 महीने अपनी वेबसाइट पर इस बात का प्रकाशन करें कि उनकी संख्या में कितने प्रतिशत कर्मचारी कर्नाटका के मतदाता हैं। देखिए, सबसे पहले तो कर्नाटक की सरकार ने जो किया है ये बहुत ही, क्या कहूँ मैं, मतलब माइंडलेस है, नॉनसेंसिकल ये बिल है, उसको कोई मतलब ही नहीं है। जिसमें मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, बिकॉज फिर इसमें हमारे एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता जी का कंडक्ट लेटर है इस पर, कल उन्होंने किया था, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव इन्होंने कर्नाटक पे किया था, तो उसको सुन लीजिए। मैं कल ये कहूँगा कि जैसे उसमें शेखर गुप्ता जी ने बात की है, जैसे मोहनदास पाई को कोट कर रहे थे, बहुत बड़े नाम है बेंगलोर में इंडस्ट्री के, वो मतलब IT सेक्टर में। अब वो जैसे कह रहे थे कि भाई अगर आपको लगता है कि कर्नाटक वालों को होना चाहिए तो आप उनकी एजुकेशन में लगाओ ना, उनको इतना एबल बनाओ कि बाहर वाले आ भी नहीं पाए, मतलब वो खुद ही इतने कॉम्पिटेंट बन जाएंगे, उनको नौकरी मिल जाएगी। जबरदस्ती चौकीदार प्राइवेट कंपनी में बैठा के अगर आपके पास लोग ही नहीं होंगे उतना कॉम्पिटेंस के, तो फिर वो कहाँ तक ले जाओगे वहाँ पर जी। तो ये बहुत ही अजीब टाइप का ये सिद्धरमैया का जो मूव था, मुझे लगता नहीं कि उन्होंने होल्ड पे रख दिया, आएगा भी नहीं। लेकिन इसके पीछे जो आइडिया था वो समझ में नहीं आया, क्योंकि पॉलिटिकली कहीं से कोई उसका सेंस बनता नहीं। देखिए, हरियाणा ने भी किया, हरियाणा में कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया, आंध्रा ने किया, लेकिन आंध्रा में IT सेक्टर को नहीं उसमें डाला था। IT इनेबल्ड सर्विसेज वो उसके पार्ट नहीं है, वो केवल फैक्ट्रीज के थे, फैक्ट्रीज। और देखिए वहाँ पे IT इनेबल्ड सर्विसेज एस्टेब्लिशमेंट के पार्ट आते हैं बाय डेफिनेशन। उन्होंने इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज के लिए किया था। तो उसमें जैसे वाईजैग में अभी आप जाएंगे तो वहाँ पे ज़्यादातर आपको 90% आपको लोकल ही वहाँ पे मिलेंगे ऑलरेडी।
IT सेक्टर में वो काफ़ी बाहर से टैलेंट की जरूरत पड़ती है, वहाँ पे वो आंध्र में टच नहीं हुआ है, तो इसलिए वहाँ अभी तक कंट्रोवर्सी नहीं बना, लेकिन फिर भी वो वहाँ के हाई कोर्ट में गया हुआ है जी। और हाई कोर्ट ने 2020 में उस पर एक कमेंट किया था कि ये इट लुक्स लाइक अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक है। उस पर आगे हियरिंग नहीं हुई है, आज ने कल अगर जब भी होगा तो मोस्ट लाइकली कोर्ट स्ट्राइक डाउन उसको भी कर देगी जी। तो ये काम करिए जो इससे आपको लगता है कि वोट मिलेगा, ऐसी चीज़ों से वोट नहीं मिलता। मतलब आपको लगता है लोग इतने मूर्ख हैं कि अच्छा ठीक है लोकल आपके लिए कर दिया तो आपको वोट मिलेंगे, ऐसे वोट नहीं मिलता। शेखर का कट द क्लटर का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एडेड है, और चूंकि कई लोग हमें कमेंट में अब भी पूछते हैं, आप सभी को याद दिला दूं कि इस शो के सारे जो प्रश्नों के टाइम स्टैम्प होते हैं वो भी प्रश्नों के साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं, तो आप वो देखकर भी वीडियो देख सकते हैं। देखिए अगला सवाल नवनीत रिंगानिया का है, वो बोल रहे हैं अग्निवीर पर आपका एडिटोरियल व्यू क्या है? क्या आर्म फोर्सेस हायरिंग जैसे सेंसिटिव मुद्दे पर गवर्नमेंट और ऑपोजिशन को एक पेज पे नहीं होना चाहिए? आर्म फोर्सेस का काम क्या देश की रक्षा है या नरेगा जैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम है? क्या मॉडर्नाइजेशन वर्सेस मैन पावर में बजट के लिए कंपटीशन हो रहा है? देखिए मॉडर्नाइजेशन की जरूरत अपने आर्मी को है, सीधी सी बात है। देखिए हमारी आर्मी जैसे हमारे सोल्जर्स का आप एवरेज एज देखिएगा, एवरेज एज हमारे सोल्जर्स का 32-33 है। नाउ आप फाइट करने की बात करें, आपके सोल्जर्स को जितने फिट होंगे जितने यंगर होंगे, ग्लोबली अगर एवरेज देखिएगा तो ग्लोबली करीब 26-27 होता है सोल्जर्स का एज, हमारे यहाँ 32-33 है। तो ये फाइटिंग फिट वैसे भी नहीं हो सकता, एवरेज एज ये बहुत ही मतलब ये बुरा है एज ये। अगर देखिए अगर सोल्जर्स की बात कर रहे हो तो अग्निपथ स्कीम के थ्रू था कि इनका एज कम होगा और प्लान था कि 30 के और नीचे जाएंगे अगला 8-10 साल में। कुछ मैं पढ़ रहा था फॉर्मर आर्मी ऑफिसर्स का, वो कह रहे थे हो सकता है अगला 8-10 साल में 24-25 का भी हो जाए, जो कि बहुत अच्छा होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अब सरकार के हिसाब से आप अगर इसको बेचते या अगर इस नज़रिए से जाते तो इतना कुछ कंट्रोवर्सी नहीं होता। अब है कि आप इसके लिए जा रहे हो, आप अपना पेंशन बिल बचा रहे हो। अगर पेंशन बिल बचाना काम है तो फिर ये जो है ना हॉच पॉच जिस तरह से इन्होंने हैंडल किया है इस इशू को, ये नहीं होता। आपको अचानक क्या अनाउंस करना था, कंसल्टेशन करते हैं ना अपोजिशन से जी। देश की सुरक्षा के मामलों की बात करें ना, अपोजिशन से कंसल्ट करने में क्या बुरा है? आप एक पब्लिक डिबेट शुरू कर देते हैं, लेकिन आप सीधे आप लेके आ जाते हो तो फिर ठीक है, लोगों को आपने ठीक पहले से कम्युनिकेट करके मेंटली जब तक तैयार नहीं करोगे तो अच्छी वाली स्कीम या अच्छी स्कीम है तो आप एडिटोरियल व्यू कह रहे हैं, एडिटोरियली हम लोग सपोर्ट करते हैं, ये आइडिया को सपोर्ट करते हैं कि ये इस एज की आर्मी, एवरेज एज की आर्मी हमको नहीं चाहिए, आपको लीन थिन फिट बनाना पड़ेगा जी। तो आइडिया ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन में इन्होंने गड़बड़ कर दिया है। अब इसके कारण सारा कुछ हो रहा है, कम्युनिकेट नहीं कर पाए लोगों से। अब इस पे सरकार को इस पे अब काम करना चाहिए, कम्युनिकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, और बाकी जो थोड़ी मोड़ी खामियां इधर उधर आप ठीक कर सकते हैं। आज का आखिरी सवाल एक लूँगी, श्रेयस डरने का हमारे मेंबर हैं, बोल रहे हैं ठीक उसी समय जब सरकार ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की समाप्ति की घोषणा की और राज्य में सफलतापूर्वक चुनाव कराने के बाद हमने पिछले 3 महीनों में 11 आतंकवादी हमले देखे हैं। क्या ये अधिकारियों की इंटेलिजेंस फेलियर या कॉम्प्लिसेंसी है, या क्या बाहरी आंतरिक शक्तियाँ नए आतंकी नेटवर्क बनाने में कामयाब हो गई हैं? देखिए आंतरिक शक्ति यहाँ भी नहीं, यहाँ भी बाहर की शक्ति है। हमारे जो आतंक फैलाने वाले हमारे पड़ोसी देश है वो कर रहा है, और ये केवल 3 महीने में नहीं हुआ है, ये शुरू आपको 2021 से हुआ है। 2021 से अब तक में हमारे 51 सोल्जर्स और ऑफिसर्स मारे जा चुके हैं इस आतंकवादियों के द्वारा। कभी एम्बुश करके होता है, कभी काउंटर में, मतलब 51 2021 से, और काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन है ये। अब हुआ क्या कि देखिए कश्मीर वैली की जब बात करें तो वहाँ तो हमेशा से 370 के बाद और भी सिक्योरिटी टाइटन होगी, वहाँ इन्फिल्ट्रेशन और घुसपैठियों के लिए मुश्किल है, उनका बहुत ग्रिड सिस्टम 2-3 टायर ग्रिड सिस्टम होता है, वहाँ से घुसना आसान नहीं होता। और वहाँ पुलिस हो या आर्मी हो एकदम तैयार होते हैं, मतलब एंटी टेरर ऑपरेशंस के लिए, तो उनका पूरा बना हुआ है, तो वहाँ से इनकी चल नहीं रहे थे। अब जम्मू की तरफ से क्या है, इधर जैसे देखिए पीर पंजाल रीजन देखेंगे, अब वहाँ पे देखिए हिली टेरेन है, वो जंगल भी है वहाँ पे, अब उसमें बहुत सारी गुफाएं आपको मिलेंगी उसमें, तो ये जो बाहर से टेररिस्ट आता है उधर उनको घुसने में उधर से आसानी हो रही थी। प्लस दूसरा क्या हुआ कि जम्मू करीब 15-16-17 साल से एक पीसफुल जोन था, कुछ नहीं हो रहा था, तो हमारी फोर्सेज उसी तरह से टैकल कर रही थी, क्योंकि पीसफुल जोन है तो इतना ज़्यादा हुआ नहीं, प्लस फिर लॉ एंड ऑर्डर इशू रहता है जी। तो लॉ एंड ऑर्डर में फिर आपको इंटेलिजेंस नेटवर्क जो बिल्ड आप वैली में करोगे यहाँ पे उतना नहीं होगा,
क्योंकि पीसफुल जोन में उसका अलर्टनेस नहीं होता। तो प्लस ट्रूप्स का डिप्लॉयमेंट भी होता है, थोड़ा सा थिन हो जाता है अगर पीसफुल जोन हो। तो इसका इन लोगों ने फ़ायदा उठाया और ये इधर से फिर घुस आए और थोड़ा सा फाइट में इनको अभी हो रही है, लेकिन मेरे ख्याल से अभी फिर से जल्दी ही, अब देखिए कोई फिर से आर्मी ऑपरेशंस होगा, फ्लश आउट हो जाएगा। लेकिन ये 2021 से इसका इन्होंने फ़ायदा उठाया जी जी, क्योंकि उधर से आने में इनको बहुत दिक्कत हो रही थी। यहाँ इनको अच्छा प्लस है कि ये जो आ रहे हैं ये बहुत हाईली ट्रेंड लोग आते हैं। जो आर्मी ऑफिसर्स हैं वो कहते हैं कि जिस तरह से गुरिल्ला वॉरफेयर कर रहे हैं, जिस तरह से फाइट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेंड है ये। अब कुछ है कि ये हो सकता है फॉर्मर फौजी हो उधर के, कुछ है कि टेररिस्ट है जो कि ट्रेनिंग हुई है, जैसे मोहम्मद बिल्ली इनको कहा जाता है कि इनकी ट्रेनिंग अफगानिस्तान में हुई है। हार्ड को ट्रेन टेररिस्ट है ये सब। वो आते हैं तो थोड़ी मुश्किलें हुई है, लेकिन आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने बृहस्पतिवार को CCS की मीटिंग की, कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की मीटिंग की है। अमित शाह का लगातार मीटिंग चल रहा है। तो अब देखेंगे कि गवर्नमेंट अब पूरा अलार्म्ड हो गई है कि ये तो मामला जो है सो थोड़ा बहुत ज़्यादा बाहर जाता जा रहा है। तो जल्दी ही मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ हम मेजर ऑपरेशन देखेंगे वहाँ पे। चलिए, इसी बात पे हमारा आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आप सभी से धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आप हमें अपने सवाल भेजते हैं, समय निकाल के हमारा शो देखते हैं। उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और हमसे जुड़ने के लिए, हमारा आज का एपिसोड देखने के लिए भी आप सभी का धन्यवाद।